एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें देखते हैं अपन, जो अपन पढ़ भी चुके हैं पहले, क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q at a distance R from it। ये Q चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज मान लो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी, क्या फॉर्म करती है, स्फीयर। क्या फॉर्म करती है, स्फीयर। तो एक चार्ज Q है, R डिस्टेंस पे इधर निकालू, चाहे यहाँ निकालू, चाहे निकालू, चाहे यहाँ निकालू, चाहे, क्या बनेगा, ये स्फीयर बनेगा। इसको बोलेंगे अपन क्या, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको अपन, गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जाएगी, तो ये स्फेरिकल रीजन फॉर्म कर रही है। इन सारे एंड पॉइंट्स को मैं मिलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंड पॉइंट्स को मिलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्फेरिकल रीजन। क्या मिलेगा मुझे, स्फेरिकल रीजन। स्फेरिकल रीजन, ये रीजन को बोलेंगे अपन क्या, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे अपन, गॉसियन सरफेस। इज इट क्लियर? क्या बोलेंगे अपन इसको, गॉसियन सरफेस। इज इट क्लियर? क्या तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और यही क्या मेरा एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। और स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है, अ नॉर्मल ऑफ द स्फीयर इज द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यही आपका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। अरे बोलो, यहाँ पर मैंने छोटा सा एरिया मान लिया, तो यही क्या हो गया आपका, डी ए वेक्टर भी हो गया। बात समझ में आ रही होगी, ये क्या हो गया आपका, डी ए वेक्टर भी हो गया। इज इट क्लियर? क्या तो आपको समझ में आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और वही आपका एरिया वेक्टर भी है। हर बार मान लो मैं एरिया वेक्टर यहाँ लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये, और एरिया वेक्टर भी यही होगा। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज द नॉर्मल टू द सरफेस। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो दैट कि ये नॉर्मल भी यही है, मतलब एरिया वेक्टर भी यही है, सरफेस के परपेंडिकुलर भी यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अपन बोल लेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, दोनों में एंगल क्या है, 0 हमेशा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और यही आपका क्या है, एरिया वेक्टर भी यही है। एरिया वेक्टर क्यों ये है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है, और ये लाइन सेंटर से क्या हो रही, पास हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद नॉर्मली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद नॉर्मली आउटवर्ड है, तो ये भी नॉर्मली और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होता है। दोनों में एंगल कितना हो गया दोनों में एंगल क्या हो गया, 0। इतना बात समझ में आ गई क्या? तो अपन पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है, Q। तो यहाँ पर अपन चार्ज, पहले तो अपन लिखेंगे चार्ज एंक्लोज्ड, ठीक है। अगली स्टेप में अपन लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है, ई डी ए कॉस थीटा, where theta is the 0 degree is equals to charge enclosed is Q upon epsilon naught। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, सॉरी, इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। सबके डिस्टेंसेस सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल डी ए cos 0 कितना होता है, 1 होता है, Q अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। अगर इन सारे डी ए वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल करूं ओवर द इंटायर सरफेस, तो मुझे डी ए का मिलेगा पूरा इंटायर सरफेस एरिया। द क्लोज इंटीग्रल डी ए बिकम्स द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अपन यहाँ पर यही सीख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले जाए यूजिंग द गॉस लॉ। अपन ने पहले कूलॉम्स लॉ से निकाला था, अपन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था क्या, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स कैसे निकाला था अपन ने, कूलॉम्स लॉ से। तो अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी पॉइंट चार्ज की, किसके मदद से, कूलॉम्स फोर्स की मदद से। अब अपन गॉस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अपने इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ये पढ़ा था, बट विद द गॉस एप्लीकेशन अपन ने निकाला यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। मान लो यहाँ पर चार्ज Q नॉट है, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होता है, Q नॉट इंटू ई। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, फोर्स। मतलब कि गॉस लॉ की मदद से मैंने कूलम्स लॉ को
प्रूफ कर दिया। यही कूलम्ब्स लॉ था आपका। अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना तो फोर्स कितना होता है, क्यू नॉट ई निकाल चुके हैं किसकी मदद से, गॉस की मदद से। उसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर, क्या आ गया फोर्स, यही आपका कूलम्ब फोर्स था। यानी कि विद द हेल्प ऑफ गॉस वी हैव प्रूफ द कूलम्ब्स लॉ। इज इट क्लियर क्या? तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। इतना आप लिखेंगे, देन मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको लिख देंगे, दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज देखेंगे बेटा अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज बॉडी। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, एक सॉलिड स्फीयर। देखो मैंने जब भी स्फीयर बोला है तो अंडरस्टूड है वो कौन सा स्फीयर है, सॉलिड है, बोलने की जरूरत नहीं है। सॉलिड बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने अगर स्फीयर बोला है दैट इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। स्फीयर बोल दिया मैंने, अगर अलग से नहीं लगाया कि स्फेरिकल शेल है या फिर होलो स्फीयर है, तब तक कि मैं क्या मानूंगा, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, उसमें चार्ज कितना है, मान ला मैंने चार्ज कितना है q, इसमें चार्ज कितना है q, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है r, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इसमें चार्ज कितना है q, इसमें चार्ज कितना है q, इसमें जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है r। इज इट क्लियर क्या? नाउ इसमें अगर रेडियस r है, ठीक है। अब मुझे इससे r डिस्टेंस दूर पे आउटसाइड पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ गॉस। अपन जानते हैं कि E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज समेशन ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक स्फीयर है, अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो हर जगह पे होगी आउटवर्ड। मैंने बोला था एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब मान लो एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, तो इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। मतलब समझ में आ रही बात क्या, दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सब जगह पे होगी। समझ में आ रही बात क्या, एक पॉइंट चार्ज की भी स्फीयर होती है और एक स्फीयर की भी गॉसियन सरफेस स्फीयर होगी, क्योंकि एक स्फीयर इधर भी किसी बॉडी को रिपेल करना है तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। अगर वो यहां तक के एक स्फीयर है, अगर वो यहां तक की बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो सब तरफ से अट्रैक्ट करेगा। और ये एक स्फीयर चार्ज बॉडी है, अगर वो यहां वाली बॉडी को रिपेल कर रहा है तो यहां से भी रिपेल, उधर भी रिपेल, उधर भी, हर तरफ से रिपेल करेगा। इज इट क्लियर क्या? जहां जहां उस रीजन में वो बॉडी जाएगी, अट्रैक्शन होगा तो सब पूरी उस रीजन में अट्रैक्शन होगा, और अगर रिपल्शन होगा तो उस इंटायर रीजन में रिपल्शन होगा। तो ये जो एक स्फीयर की जो एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मैंने गॉसियन सरफेस, ये क्या बना दिया अपन ने, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस समझ में आ रही है, ये वो सरफेस है जहां तक कि ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस। इज इट क्लियर क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब मैंने देखा ये आपका क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, स्फीयर का नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, हर जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं इसको पहले तो लिख दूं, EDA इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज इन द गॉसियन सरफेस इज द एंटायर स्फीयर। इस सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर आ रहा है, और इस पूरे स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है, Q। तो इस पूरे रीजन के अंदर जो चार्ज है वो क्या, पूरा Q चार्ज है, पूरा Q चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट Q है, इलेक्ट्रिक हमला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q फिक्स है और डिस्टेंस सेंटर से सब वाले पॉइंट्स की, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, सब जगह से R है। चार्ज से सब जगह चार्ज यहाँ पर रिसाइड करेगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज का पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे अपन सेंटर पे, और सब जगह पे वो सेम डिस्टेंस पे R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल DA cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो एरिया निकालूंगा मैं, एरिया किसका लूंगा, गॉसियन सरफेस का, मैं यहाँ तक की फील्ड निकाल रहा हूँ। तो E इज नथिंग बट द
इंटीग्रल डी ए बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस रेडियस आर की है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा होगा आपको। ई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई किसी पॉइंट पे आउटसाइड, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो इसको लिख देंगे यहां पर ई आउटसाइड। कहां पे निकाली मैंने, ये आउटसाइड। अब मैं निकाल रहा हूं क्या, ई सरफेस पे निकाल रहा हूं। कहां निकाल रहा हूं, सरफेस पे। तो ये वैल्यू सरफेस पे है, यहां पर क्या था, आर ग्रेटर देन आर है, यहां पे लिख भी दो। इतना सब लिखने से अच्छा ये लिख दो, आउटसाइड लिख दो, और क्या लिख दो, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर। तो आउटसाइड हो जाएगा, ये रेडियस से अगर बड़ी डिस्टेंस हो गई तो आउटसाइड हो जाएगी। सरफेस पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर, एट सरफेस आर इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे लिख देंगे ई सरफेस निकाल रहे हैं अपन, या फिर लिख दो सरफेस, ठीक से लिख दो थोड़ा सा, ई सरफेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाए, ई सरफेस केस 2 कहाँ निकाल रहे हैं अपन, सरफेस पे निकाल रहे हैं, वेयर आर इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आर पुट कर देंगे, यहाँ पे आर बड़ा था, यहाँ पे आर बराबर आर हो गया, तो यहाँ पे आर बराबर आर पुट कर दो। तो ई सरफेस कम आउट टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात क्या। अब मैं निकालूंगा ई इनसाइड, केस 3 निकालेंगे, केस 3 इनसाइड, यानी कि आर लेस देन, हाँ आर लेस देन आर, मतलब मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसी बन जाएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही काम में आएगा। मैंने बोला गॉसियन सरफेस में वही चार्ज काम आता है जो कि अंदर रहता है। तो ये यहाँ आर लेस देन आर के अंदर गॉसियन सरफेस क्या बन गई, ये वाली बन गई। तो इसके अंदर का चार्ज मेरे काम का है, या बाहर का चार्ज मेरे काम का नहीं है। तो चूंकि एक सॉलिड स्फीयर है ये, तो सॉलिड स्फीयर के, अब मैं समझ रहा हूँ मेरी बात, अब मुझे इसके अंदर का चार्ज निकालना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे जो फॉर्मूला है क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज एंक्लोज्ड। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इसके अंदर चार्ज कितना वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना, 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना था, क्यू। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ध्यान से यहाँ पे समझाना इसको। 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है किसका, बड़े वाले स्फीयर का। बड़े वाले स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको बोलेंगे रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था अपन ने, वैसे यहां पर क्या है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है ये, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर, क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे इस वॉल्यूम में चाहिए तो इसका वॉल्यूम कितना, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा, तो इट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो वो जो चार्ज है वो चार्ज एंक्लोज्ड आ जाएगा, चार्ज एंक्लोज्ड जो आएगा वो आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, इट इज क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस सब जगह आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो वो छोड़ो, अभी ये लिख लो ई डी ए, क्या cos 0 डिग्री हो जाएगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा। तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल होगी और एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा। तो इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री, चार्ज एंक्लोज्ड इज क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए cos 0 1 होता है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया हो जाएगा स्फीयर का, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू Q, ये आर स्क्वायर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो जो ई बचेगा वो बचेगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये ई जो आया वो कहाँ पर आया, ई इनसाइड, कहाँ पर आया ये ई इनसाइड आ गया। क्या आ गया ये ई इनसाइड, कहाँ पर आ गया ये ई इनसाइड। कैसे निकाला समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ई इनसाइड क्या करा, इतने पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज क्यों था, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज निकाला, उसको अपन रो भी बोलते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज कितना होगा, इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट मेथड लगा दी, इतने में इतना चार्ज तो यूनिट में इतना चार्ज, तो इतने में चार्ज के लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस चार्ज को क्या बोला अपन ने, इसके अंदर चार्ज कितना, क्यू इंक्लोज की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से एरिया का कितना एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व हो गया और यहाँ पर आ गया ये इधर का आर स्क्वायर से आर क्यूब करके आर बचा। तो अब अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं इसी डायग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो इसको, मैंने तीनों चीज निकाल ली, ई आउटसाइड निकाल लिया, ई सरफेस निकाल लिया और ई इनसाइड निकाल लिया। तीनों फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। ई आउटसाइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एक नई चीज कर रहा हूं, ई आउटसाइड में क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के अंदर मैं ब्लू पेन से कुछ कलाकारी कर रहा हूं। देखना 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, आर क्यूब का मल्टीप्लाई और आर क्यूब का डिवाइड, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या बन जाएगा, वॉल्यूम किसका, बड़े स्फीयर का। तो ये क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज रो। तो मैं इसको यहाँ पर रो के फॉर्म में लिख दूंगा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है और ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है। ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी अब क्या बन गया ये, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको आउटसाइड के लिए याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ ई सरफेस की। ई सरफेस का फॉर्मूला कितना है आपका, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जबरदस्ती 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे R का मल्टीप्लाई यहाँ पर और R का मल्टीप्लाई यहाँ क्या, तो यहाँ क्यूब आ गया। तो ये जो बन गया क्या बन गया, रो बन गया। तो इट इज रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया ई सरफेस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब ई इनसाइड की बात की जाएगी। ई इनसाइड जो होगा क्या फॉर्मूला है उसका, ध्यान समझना यहाँ पर, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, ये क्या बन जाएगा, रो। तो इट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इंटायर पूरे स्फीयर में डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला स्फीयर था अपना। तो ये फॉर्मूले देख लिया आपने। अब मैं इस वाले पोर्शन को, हाँ ये वाला देख लिया आपने, ठीक है। अब ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहाँ पर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और कौन सी चार्ज, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा R वर्सेस E ग्राफ, तो यहाँ पर मैं लिखा R बराबर 0, इसका मतलब क्या है, मैं सेंटर पे हूँ। यहाँ पे R क्या होगा, 0। यहाँ पर मैंने R लेस देन R लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R लेस देन R, और यहाँ पे लिख दिया R इक्वल्स टू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R ग्रेटर देन R। यहाँ पे R बराबर R है, तो R लेस देन R क्या होगा, इधर होगा, और यहाँ पर R ग्रेटर देन R होगा, इधर होगा। समझ रहे, 0 है, यहाँ पे R इक्वल्स टू R है, तो उससे कम का होगा यहाँ पर, उससे ज्यादा का होगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर कहाँ पे हूँ, मैं सरफेस पे हूँ, और यहाँ इस पोर्शन पे मैं कहाँ पर हूँ, आउटसाइड में हूँ, और इस पोर्शन में कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पर सेंटर पे हूँ, और सेंटर से यहाँ तक के पोर्शन में मैं कहाँ पर हूँ, इनसाइड में हूँ। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो इनसाइड में रो कांस्टेंट है, 3 ये कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R। प्रोपोर्शनल कर्व इज लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ तक पास होगी, सेंटर तक। जैसे ही सेंटर पे आ जाएंगे तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं हुआ, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, आर के बराबर, क्योंकि यार सरफेस क्या होता है, आर इक्वल टू आर। देखो यहाँ पे आर पुट कर दो, वही मिल रहा है आपको। इज इट क्लियर क्या? अब उसके बाद में कहाँ जाऊंगा, आउटसाइड में, तो आउटसाइड में रेडियस कांस्टेंट है बाकायदा, स्फीयर रेडियस कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, स्मॉल आर की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, स्मॉल आर वेरी कर रहा है सेंटर्स लगाकर आउटसाइड में, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन मतलब बढ़ने के साथ साथ वो घटना है तो इस तरीके से घटेगा और यहाँ पर आके वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आर इनफाइनाइट होगा तब जाके फील्ड जीरो होगी। इज इट क्लियर क्या? आर इनफाइनाइट होगा तब जाके फील्ड जीरो होगी। तो इनफाइनाइट लाइन कहाँ मिलती है, पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पे, तो ये पैरेलल हो गया यहाँ पर आके। तो ये आ गया आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये आ गया आर इक्वल टू आर के लिए, ये आ गया आर लेस देन आर के लिए। ये इनसाइड का ग्राफ है, ये इनसाइड का ग्राफ है, ये आपका सरफेस का पॉइंट है और ये आपका आउटसाइड का है ये। तो इतना आप नोट डाउन करें। इसी के अंदर देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर मेरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाता, क्या हो जाता है, कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाता तो क्या होता बेटा, जो सॉलिड स्फीयर है लेकिन क्या है, कंडक्टिंग। पहले क्या था, कुछ नहीं बोला, मतलब नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होता है तो अपन ने जो किया था वो सही है। अगर वही सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो जाता है तो बेटा कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं करता है, जो कंडक्टर होगा वो सरफेस पे चार्ज होता है। देयर इज नो एनी चार्ज रिसाइड्स इनसाइड एनी कंडक्टर, द चार्ज ओनली रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसके अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग है। समझने की कोशिश करना। तो फिर जो अपना था, सर सरफेस पे फील्ड रहेगी क्या, हाँ, क्योंकि सरफेस पे चार्ज रहेगी। क्या सर आउटसाइड पे आर इक्वल आर ग्रेटर देन आर पे फील्ड रहेगी क्या, हाँ बेटा, जो आपने पढ़ी थी वही फील्ड रहेगी। कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फील्ड आउटसाइड तो रहेगी क्योंकि चार्ज तो है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही बात, कि आउटसाइड तो चार्ज काउंट होगा, सरफेस पे भी चार्ज काउंट होगा। तो ई सरफेस जो था आपका वो यही रहेगा, कितना, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन ई इनसाइड की कहानी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है, इफ देयर इज सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज बॉडी देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो सिर्फ बाहर का ग्राफ बनेगा, अंदर वाला ग्राफ जीरो बनेगा। ग्राफ बना लेना, अंदर वाला ग्राफ क्या बनेगा, ई इनसाइड जीरो होता है, इसलिए R इक्वल टू आर से ग्राफ बनना शुरू होगा। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो लिखी थी अपन ने, वही लिखना है यहाँ पर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर की जो लिखी थी अपन ने, वो जो लिखी होगी आपको याद होगी, वो लिख लेना यहाँ पर। ई आउटसाइड रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये R वर्सेस ई ग्राफ है फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी। अब मैं यहाँ से चीजें और क्लैरिफाई करता हूं, ठीक है। ये इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सॉलिड की बात हो चुकी है, सॉलिड में दो बात की अपन ने। इसके पहले बात की थी नॉन कंडक्टिंग की, इसके बाद बात की कंडक्टिंग की। मैंने इसके पहले लिखा था स्फेरिकल चार्ज बॉडी, मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब वो सॉलिड स्फीयर था। मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब वो नॉन कंडक्टिंग था। बोलूंगा नॉन कंडक्टिंग तब भी सही है, नहीं बोल तब भी सही है, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल बॉडी। इफ देयर इज अ कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल बॉडी, देन चार्ज नेवर रिसाइड्स इनसाइड any conductor, electric field inside the conductor is always zero। तो फिर आउटसाइड फील्ड रहेगी, इनसाइड नहीं रहेगी, सरफेस पे फील्ड रहेगी। सरफेस का फॉर्मूला ये हो गया और आउटसाइड जीरो हो गई, इनसाइड के लिए ग्राफ जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? नाउ इफ वी हैव, क्या बोल दिया अपन ने, स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। बेटा नाम से क्लियर हो गया, चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल बोल दो या फिर क्या बोल दो, होलो स्फीयर बोल दो। बात है कि अंदर से खोखला है, स्फीयर बोल दो, होलो स्फीयर बोल दो। तो अंदर से होलो है, अगर अंदर कुछ है ही नहीं तो चार्ज अंदर कैसे रहेगा, अंदर तो खोखला है, चार्ज कहाँ रहेगा, जहाँ पे कुछ बॉडी होगी, अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर यहाँ पर चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि होलो है, या फिर लिख दो शेल है, तो शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फिर से जीरो रहेगी। सरफेस पे चार्ज रहेगा तो सरफेस पे जो फील्ड थी वही रहेगी, और आउटसाइड जो फील्ड थी वही रहेगी। लेकिन ये ग्राफ फिर से किसके लिए बन जाएगा, होलो स्फेरिकल शेल। इट इज चार्ज्ड बट अंदर चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर से वो शेल की टाइप का है, होलो है। तो ये वाला ग्राफ फिर से किसके लिए हो जाएगा, होलो के लिए। कंडक्टिंग के लिए भी यही ग्राफ, कंडक्टिंग के लिए भी यही फॉर्मूले, और होलो के लिए भी यही फॉर्मूले। सॉलिड के लिए अपन पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर क्या? नोट इट डाउन। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन गॉस की मदद से अपन देख रहे हैं क्या पढ़ चुके हैं। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज बॉडी है, अपन पढ़ चुके हैं बेटा। अपन ने रॉड के केस किए थे, उसमें अपन ने इनफाइनाइटली लॉन्ग भी देखा था रॉड, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिर से ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट चार्ज होता था तो उसकी फील्ड सारी तरफ होती थी, बोलो यार। अब एक चार्ज के नीचे फिर से चार्ज आ जाएगा तो इसकी फील्ड नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक और चार्ज लिख दूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इधर 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 हो सकती है, मतलब इस रीजन में हो सकती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में हो सकती है, एक प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकती है, ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अगर ऊपर हुई तो वो उसको इंटरसेक्ट करेगी, अगर ये नीचे हुई तो ये इंटरसेक्ट करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे जितने भी चार्ज रहेगी तो उनके सर्कुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी सर्कुलर है, इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर 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 सर्कुलर, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऊपर नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगी तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। सारे सर्कल को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्फीयर। क्या मिलेगा, स्फीयर। क्या मिलेगा मुझे, स्फीयर। क्या मिलेगा मुझे, सॉरी स्फीयर नहीं, सिलेंडर। क्या मिलेगा मुझे, सिलेंडर। मतलब कि ये गॉसियन सरफेस हो गई। मतलब कि यहां पर ये बात समझ में आ गई कि एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, एक स्फीयर के लिए स्फेरिकल, एक लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर, और एक सिलेंडर के लिए भी सिलेंड्रिकल। समझ रहे हो मेरी बात। एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, एक स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फेरिकल, एक लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, और एक सिलेंड्रिकल के लिए भी सिलेंड्रिकल। इज इट क्लियर? क्या गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस आ गई क्या, आपको समझ में आ गया क्या? ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो फिर ये इसी प्लेन में रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज है, उसके नीचे भी चार्ज है, इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर है। इज इट क्लियर क्या? तो ये सर्कल सर्कल में रहेगी अपने अपने जगह पे, ये सारे सर्कल को जोड़ दिया जाए क्या बनेगा, वी विल गेट द सिलेंडर। तो ये गॉसियन सरफेस एक लाइन चार्ज का जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। इज इट क्लियर क्या? इसकी यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं ई इंटीग्रल ई डी एस डी ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ चार्ज एंक्लोज। समझने की कोशिश करो, चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसकी लेंथ क्या मान ली, एल। मैंने इसकी लेंथ क्या मान ली, जहाँ से तक मैंने स्फीयर माना है वहाँ से वहाँ तक की मैंने लेंथ क्या है, एल मान ली। तो यहाँ पर तीन सरफेसेस है, एक ऊपर सरफेस है और एक नीचे सरफेस है। बेटा ऊपर और नीचे सरफेस से फ्लक्स जीरो रहेगा। यहाँ पे सरफेस 1 नाम दे दो इसको, सरफेस 1, इट इज सरफेस 2, इट इज सरफेस 3। सरफेस 1 और सरफेस 2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसकी यहाँ से पास हो गई तो फिर ऊपर भी तो चार्ज है, यहाँ पर इन्फिनिट चार्ज है, वो उससे इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये नीचे इससे नीचे इंटरसेक्ट हो जाएगी। अगर ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएगी, नीचे इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स इन दोनों से जीरो हो जाएगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इतने के अंदर होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो इसके इतने के अंदर होगा। यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इधर इधर करके पास हो सकती है। किससे, कर्व सरफेस से। ये जो प्लेन सरफेसेस है, ऊपर ये प्लेन है और नीचे ये प्लेन है, देयर आर 2 प्लेन सरफेसेस। दोनों प्लेन सरफेसेस से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। दो कारण बताता हूं। एक कारण बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो रही तो फ्लक्स जीरो। क्रॉस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर चार्ज है, वो उसको रिपेल करेगा। ऊपर चार्ज है और ये वहां चली गई तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इंटरसेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो सकती तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास नहीं होगी इसकी यहां से पास नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स पास नहीं होगी, चूंकि उसकी वजह से क्या हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया। क्या हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया। दूसरा कारण बताता हूं बेटा। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं लिखूंगा थ्रू सरफेस 1 तो EDA cos 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स टू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फ्लक्स टू सरफेस 1 लिखूंगा तो मैं हो जाएगा EDA cos 90 डिग्री। सर ये कैसे हो गया, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसी प्लेन में होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसी प्लेन में होगी, सर्कुलर प्लेन में। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, ऊपर होगा। दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स क्या होगा, 0। इसका नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड्स होता है। मैंने बताया था प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो क्या होगा, आउटवर्ड। इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर इधर हो गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी प्लेन में रहेगी। दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये भी लिखूंगा EDS। मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, आपने समझा भी दिया मैंने आपको क्यों जीरो हो रही, 0 हो गई। प्लस 5 3 की लिखूंगा, 5 3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा,
ds, एस मत लिखो, ए लिखो, ई डी ए cos 0 डिग्री। सर यहाँ पे cos 0 क्यों आ गया सरफेस 3 के लिए? बेटा इलेक्ट्रिक, ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल के ये सब क्या नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया एरिया वेक्टर। सर ये सर्कल था तो इसके इधर क्यों बनाया? बेटा ये प्लेन सरफेस थी, इट इज अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कौन सा होगा? अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से जो लाइन पास होगी वो नॉर्मल होगी। इट इज नॉट अ कर्व्ड सरफेस, इट इज अ प्लेन सरफेस, इट इज अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल वो होगा जो लाइन सेंटर से पास होगी, तो ये नॉर्मल है और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? नॉर्मली आउटवर्ड निकल रही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड और यही एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल कितना हो गया? दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इज इट क्लियर? क्या चार्ज एंक्लोज्ड, चार्ज एंक्लोज्ड निकालना है तो क्या हो गया? लैम्डा दे रखा आपने को, ठीक है। तो चार्ज एंक्लोज्ड, तो यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज कितना है? लैम्डा। तो एल लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा? मैं एल लेंथ का सिलेंडर माना है तो कितना होगा? लैम्डा एल। तो चार्ज एंक्लोज्ड कितना होगा इस स्फीयर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर? लैम्डा एल चार्ज एंक्लोज्ड होगा। समझ में आ रहा है क्या? यूनिट लैम्डा दे रखा है, यूनिट लेंथ के अंदर जो चार्ज है वो लैम्डा, तो एल लेंथ के अंदर जो चार्ज होगा वो लैम्डा एल होगा। इट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, ई कांस्टेंट क्यों? डिस्टेंस सबकी सेम है यहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस सबकी सेम है। क्लोज इंटीग्रल डी है, इस इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एरिया निकालेंगे, इट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई, कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एल। 2 पाई इज सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर क्या होती है? सर्कमफेरेंस। लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, इट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा तो ई बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जाके देखना घर पे, अपन ने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यही पढ़ा है। इज इट क्लियर? क्या जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड पढ़ी थी, इज इट क्लियर? क्या इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाऊं, नाउ लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर बढ़ेगा, ई घटेगा। इट इज इनवर्स रिलेशन विथ, इसको अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज वायर भी बोल सकते हैं, थिन लॉन्ग चार्ज्ड वायर, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है। ये चीज़ हो गई कंप्लीट, इतना आप नोट डाउन करो।